शाहरुख खान की पठान को छोड़कर कोई भी बॉलीवुड फिल्म, खासकर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर पाई। चक दे इंडिया, जिसमें इतनी सारी एक्ट्रेस हैं, लेकिन हमें एक भी लड़की का नाम याद नहीं होगा, क्योंकि पूरी फिल्म एक ही नाम शाहरुख खान के नाम पर चली है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ एक फिल्म के लिए किसी एक बड़े स्टार को लिया जाता है और बाकी की सारी स्टार कास्ट उसके हिसाब से ली जाती है। तरफ जहां हॉलीवुड वाले अवतार द वे ऑफ वाटर जैसी एक 3 घंटे की फिल्म बनाने में 13 साल लगा देते हैं, यानी हर दिन सिर्फ 2.4 सेकंड्स, और इधर बॉलीवुड है जहां हर साल कई 100 मूवी रिलीज हो जाती है। हाल ही में आदि पुरुष मूवी रिलीज हुई थी और उसको देखने के बाद लोगों ने जो रिएक्शन दिए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि सारे पैंतरे आजमाने के बाद भी, चाहे वो भगवान के नाम पर फिल्म को देखने की अपील करना हो या भगवान हनुमान के लिए हर थिएटर में एक सीट खाली छोड़ना हो, इसके राइटर, डायरेक्टर, बड़ी स्टार कास्ट भी इस फिल्म को बचा नहीं पाए। मैं तो कह रहा हूँ इस मूवी का ये शो पहला आखिरी यहीं खत्म कर दो। अब बच्चा 10 क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि रावण ऐसा ही था, कि राम ऐसे ही थे। और 600 करोड़ के बड़े बजट में बनी ये फिल्म उम्मीद के मुताबिक तो छोड़ो, अपनी लागत तक नहीं निकाल पाई। पिछले कुछ दिनों में देखें तो शाहरुख खान की पठान को छोड़कर कोई भी बॉलीवुड फिल्म, खासकर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर पाई है। जहां एक तरफ साउथ इंडिया की कई फिल्में बैक टू बैक हिट गई हैं, चाहे वो KGF हो, RRR हो, पुष्पा हो या उससे पहले बाहुबली हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कोई भी मूवी बहुत बड़ी हिट नहीं गई है, अगर पठान को छोड़ दें तो। अब इस सबसे एक बात तो साफ हो जाती है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और इसमें बनने वाली फिल्मों का स्तर लगातार नीचे गया है। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि हिंदी फिल्मों के नीचे जाने के सबसे बड़े कारण क्या हैं। People aren't going to the theaters as much. I think nobody on this planet can judge what people like. सबसे पहले देखें तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लगातार गिरते स्तर का सबसे बड़ा कारण है सिंगुलरिज्म, या कहें कि सिर्फ एक व्यक्ति पर फोकस करके फिल्म बनाना। हमारे देश में वैसे तो हर क्षेत्र में यही होता है, किसी एक को लीडर समझा जाता है और बाकी को बची खुची सेना, या कहें कि सपोर्टिंग कास्ट, चाहे वो राजनीति हो, खेल हो या बॉलीवुड। जैसे पूरे देश में चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका क्रेडिट सिर्फ मोदी जी को ही दिया जाता है। वैसे ही 2011 का वर्ल्ड कप जीते हमें 12 साल हो गए, लेकिन आज भी हमारे देश के लोगों को यही लगता है कि वर्ल्ड कप सिर्फ धोनी ने ही जिताया था, बाकी टीम तो सिर्फ खेल रही थी। वैसे ही बॉलीवुड में भी यही हो रहा है। यहाँ किसी भी फिल्म को उठाकर देख लो, जो लीड रोल में एक्टर होगा, सारी फिल्म उसी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, या ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ जो एक्ट्रेस दी जाएगी उसको पर्दे पर दिखाया जाएगा। किसी भी फिल्म को देखकर ये लगता ही नहीं है कि इस फिल्म में और भी एक्टर या एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अच्छा रोल प्ले किया है। उदाहरण के लिए, अगर किसी फिल्म में सलमान खान को लीड रोल में लिया गया है, तो मजाल है कि पूरी फिल्म में किसी और एक्टर या एक्ट्रेस पर फोकस चला जाए। और तो और भाईजान की सिर्फ एंट्री में ही 5 मिनट लगा देते हैं और 2 मिनट उनका ब्रेसलेट दिखाने में। कुछ और फिल्मों की अगर बात करें तो चक दे इंडिया, जिसमें इतनी सारी एक्ट्रेस हैं, लेकिन हमें एक भी लड़की का नाम याद नहीं होगा, क्योंकि पूरी फिल्म एक ही नाम शाहरुख खान के नाम पर चली है। मोहब्बतें, जो इतनी बड़ी हिट फिल्म है, उसमें भी शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन का नाम ही याद आएगा, जबकि उसमें बहुत सारे लोगों ने बेहतरीन रोल निभाया है। वांटेड फिल्म में सलमान खान के अलावा एक भी एक्टर या एक्ट्रेस का नाम हमें याद नहीं होगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी फिल्म सिर्फ एक या 2 बड़े एक्टर की वजह से ही बन जाती है, लेकिन हमारे देश में किसी एक को ही पूरी फिल्म का क्रेडिट देने का एक कल्चर है। पद्मावत में जिम सर्भ, जिन्होंने मलिक गफूर का रोल निभाया है, सुप्रिया पाठक, जिन्होंने रामलीला फिल्म में धनकोर का किरदार निभाया है, दीपक डोबरियाल, जिन्होंने तनु वेड्स मनु में पप्पी का किरदार निभाया है, रत्ना पाठक शाह, जिन्होंने लिपस्टिक अंडर माई बुर्का में दमदार रोल निभाया था। इनके अलावा मिलिंद सोमन, जिशान अयूब, जयदीप अहलावत, अक्षय खन्ना, पवन मल्होत्रा, रजत कपूर, के मेनन, ये वो नाम हैं जिन्होंने जिस भी फिल्म में काम किया है उसी में अपनी एक्टिंग से लीड रोल वाले एक्टर तक को स्क्रीन से हटा दिया। लेकिन क्या आपने कभी इनके नाम से बॉलीवुड में कोई मूवी सुनी है कि जिशान अयूब की मूवी आ रही है या सुप्रिया पाठक की कोई मूवी आ रही है? क्योंकि ये जिन मूवीज में काम करते हैं उनमें कोई बड़े नाम वाला एक्टर होता है और पूरी मूवी उसी के नाम से चलती है। People aren't going to the theaters as much. I think nobody on this planet can judge what people like. दूसरा सबसे बड़ा कारण है स्टार कास्ट।
देखिए, किसी भी फिल्म को अच्छा बनाने के लिए उसकी कहानी के हिसाब से उसकी स्टार कास्ट होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ एक फिल्म के लिए किसी एक बड़े स्टार को लिया जाता है और बाकी की सारी स्टार कास्ट उसके हिसाब से ली जाती है। उदाहरण के लिए अभी सलमान खान की एक फिल्म आई थी, किसी का भाई किसी की जान। अब उस फिल्म में मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि उसकी स्टार कास्ट किस तरह से की गई थी, या स्टार कास्ट के लिए कास्टिंग डायरेक्टर लिया भी गया था या सिर्फ भाईजान के कहने के हिसाब से लोगों को कास्ट किया गया था। फिल्म की कहानी तो बकवास थी ही, उसकी स्टार कास्ट उससे भी बकवास थी। मतलब शहनाज गिल, पलक तिवारी, राघव जुयाल और जस्सी गिल ने एक्टिंग में ऐसे कौन से झंडे गाड़े हैं कि उनको सीधे इतनी बड़ी फिल्म में कास्ट कर लिया गया। चलो राघव जुयाल को मान भी लो कि उसको उसके डांस की वजह से लिया गया है, फिर भी जस्सी गिल और शहनाज गिल को किस आधार पर लिया गया ये अभी तक समझ से बाहर है। इस सब के अलावा पलक तिवारी को तो जैसे वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई है। इस फिल्म में वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनकी मम्मी श्वेता तिवारी हैं। वैसे उखाड़ा उन्होंने भी कुछ नहीं है इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी इतना सोर्स तो लग ही जाता है कि उनकी बेटी को किसी बड़ी फिल्म के साथ लॉन्च किया जाए। और हो कुछ भी या कोई भी, फिल्म तो फिर भी भाईजान के आगे पीछे ही घूमती रही। 2012 में आई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर और 2018 में आई फिल्म मिर्जापुर, जिसने बॉलीवुड में एक अलग ही नाम बनाया और सुपर डुपर हिट रही हैं। उन फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि उसकी स्टार कास्ट में सबके सब उसी हिसाब से लिए गए थे जिस तरह की उस फिल्म की कहानी थी। यानी सबको पर्दे पर देखकर लग रहा था कि हाँ, ये गुंडे बदमाश होंगे और जो ये कर रहे हैं वैसा होता भी होगा। लेकिन अब की फिल्मों में बस सबसे बड़े एक्टर को देखा जाता है और फिर उसके हिसाब से बाकी एक्टर्स को लिया जाता है। People aren't going to the theaters as much. I think nobody on this planet can judge what people like. तीसरा बड़ा कारण है टाइम। जैसा कि हमारे कनाडा वाले राजीव भाटिया यानी अक्षय कुमार अपने स्वर मुख से कई बार और कई जगह बता चुके हैं कि उनको एक फिल्म की शूटिंग करने में 3 से 4 महीने लगते हैं। अब एक तरफ हमारे ही देश में बाहुबली, KGF, RRR, पुष्पा जैसी मूवीज को बनाने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, वहीं अक्षय कुमार जी हर चौथे महीने अपनी एक फिल्म लेकर लोगों के सामने आ जाते हैं, बिना ये देखे कि क्या ये फिल्म ऑडियंस के हिसाब से बनाई भी गई है या नहीं। एक तरफ जहां हॉलीवुड वाले अवतार द वे ऑफ वाटर जैसी एक 3 घंटे की फिल्म बनाने में 13 साल लगा देते हैं, यानी हर दिन सिर्फ 2.4 सेकंड्स, और इधर बॉलीवुड है जहां हर साल कई 100 मूवी रिलीज हो जाती हैं। अक्षय कुमार की ही पिछली कुछ मूवीज की बात करें तो केसरी को छोड़कर बाकी सभी मूवीज लगभग या पूरी तरह से फ्लॉप गई हैं। और बात करें केसरी की तो वो फिल्म भी अपनी स्टोरी की वजह से ज़्यादा चली थी, वरना उसमें भी अक्षय जी ने उस इतनी बड़ी फिल्म में दाढ़ी तक बढ़ाने की जहमत नहीं उठाई थी। और नकली तो लगाई ही थी, वो भी ऐसी लग रही थी कि बिल्कुल ही फर्जी हो। बाकी उनकी बच्चन पांडे, सेल्फी, पृथ्वीराज, राम सेतु, ये सभी एक एक करके फ्लॉप गई हैं। People aren't going to the theaters as much. I think nobody on this planet can judge what people like. चौथा बड़ा कारण है फोकस ऑन प्रॉफिट मेकिंग। देखो, वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री का मेन फोकस यही होता है कि वो लोगों को एंटरटेन करे और प्रॉफिट कमाए, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का अब सिर्फ एक ही फोकस रह गया है कि जैसे भी हो, जो भी करना पड़े, सिर्फ पैसे कमाओ। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पता नहीं क्यों, लेकिन फिल्मों से एंटरटेनमेंट गायब होता जा रहा है। कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक बकवास सी कहानी पर्दे पर लेकर आता है, एक छोटे से बजट में एक फर्जी सी मूवी जल्दी जल्दी बनाता है और अपने बजट से ऊपर निकलते ही उस फिल्म को हिट मान लेते हैं। कुछ मूवीज का जिक्र करें तो कुत्ते, कटहल, चोर निकल के भागा, सेल्फी, कंजूस मक्खी चूस, भेड़िया, तू झूठी मैं मक्कार, जरा हटके जरा बचके। अब इन फिल्मों को देखकर लगता है कि इन फिल्मों को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है कैसे भी कमाओ लेकिन पैसा कमाओ, और सिर्फ इतना कमा लो कि फिल्म का बजट वापस आ जाए और थोड़ा सा बच जाए, जिससे हम ये कह सकें कि फिल्म हिट हो गई है। 2023 के ज़माने में जहां दुनिया टेक्नोलॉजी, AI, साइंस फिक्शन मूवीज़ बना रही है, वहीं आप हमारी हिंदी मूवीज़ के सिर्फ टाइटल देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनकी सोचने की क्षमता तक अभी विकसित नहीं हो पाई है। जैसी अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हालत है, उसको देखकर लगता है कि इनको अवतार जैसी एक फिल्म बनाने में अभी कम से कम 300 साल लगेंगे, क्योंकि ये अभी भी उन्हीं घिसी पिटी 70 साल पुरानी कहानियों को ही वापस दिखाए जा रहे हैं। हमारे देश में मूवीज़ का एक सबसे बड़ा जॉनर है कॉमेडी एंटरटेनमेंट, और उसके लिए बॉलीवुड वाले फुकरे, गोलमाल, धमाल, वेलकम जैसी वाहियात फिल्में दिखाएंगे जिनमें ना कोई कहानी होगी और ना ही कोई मैसेज। इन फिल्मों का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि कोई बकवास सा कॉन्सेप्ट दिखाओ जिसका कहानी, सोसाइटी और इम्पैक्ट से कोई लेना देना ना हो। फुकरे फिल्म में सपने देखकर वो सट्टा खेल रहे हैं, धमाल में खजाने के पीछे भाग रहे हैं,
और वेलकम में गैंगस्टर दिखाया गया है। और इन फिल्मों की एक खास बात है कि इनका पहला पार्ट हिट होने के बाद उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रिपीट करके बार बार वैसी ही फिल्में बनाई गई हैं, ताकि लोगों को सेम चीज बार बार दिखाकर बेवकूफ बना सकें और पैसा कमाया जा सके। और ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में कॉमेडी एंटरटेनमेंट में अच्छी फिल्में बनी ही ना हो। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 3 इडियट, छिछोरे, खट्टा मीठा, बधाई हो, पीके, जोली एलएलबी जैसी फिल्में भी बनाई हैं, जिनमें भरपूर कॉमेडी के साथ साथ समाज के लिए एक इम्पैक्टफुल मैसेज भी है। People aren't going to the theaters as much. I think nobody on this planet can judge what people like. एक और फैक्टर है, और ये है हमारी फिल्मों का मकसद सिर्फ पैसा कमाने और नाम करने का, कि हमने फिल्म बनाई है, उससे आगे जा ही नहीं पा रहा है। इंडिया की दंगल, बाहुबली, RRR, पठान जैसी कुछ फिल्मों को छोड़ दें तो वो भारत के बाहर तो जा तक नहीं पाती। किसी इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड जीतने की बात तो खैर छोड़ ही दो। इसकी एक वजह यह है कि हमारे फिल्म वाले खुद से ही कोई अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज करके खुद की ही फिल्मों को अवार्ड दे देते हैं, और फिर इंस्टाग्राम पर उस खरीदी हुई या परफॉर्म करने के बदले मिली हुई ट्रॉफी की फोटो डालकर अपने माँ बाप को क्रेडिट दे देते हैं और फिर #हार्डवर्क लिख देते हैं। हमारे यहाँ अगर कोई अवार्ड से रह जाता है तो उसके लिए अवार्ड की एक नई कैटेगरी तक बना देते हैं, जैसे बेस्ट एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी। अब ऐसे में हमारे एक्टर्स को ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। अब जब बात अवार्ड्स की हो ही गई है तो बॉलीवुड के कुछ अजीबोगरीब अवार्ड्स पर भी नज़र मार लेते हैं। एक तो होते हैं ओरिजिनल अवार्ड्स, जैसे बेस्ट एक्टर, डायरेक्टर, एक्ट्रेस, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जबरदस्ती अवार्ड बनाकर खड़े कर देती है। जैसे कृति सेनन को 2017 में नथिंग टू हाइड अवार्ड दिया गया था। अब पता नहीं ऐसा क्या था जो उन्होंने नहीं छुपाया और उसके लिए उन्हें अवार्ड दिया गया। 2017 में ही करीना कपूर को आई एम मोर देन यू कैन सी अवार्ड दिया गया। 2016 में वरुण धवन को बेस्ट सुपरस्टार ऑफ नेक्स्ट जनरेशन का अवार्ड दिया गया। वरुण धवन भले ही इस जनरेशन में स्टार नहीं बन पा रहे हो, लेकिन अगली जनरेशन का अवार्ड उन्हें पहले ही मिल चुका है। इसके अलावा 2021 में बॉबी देओल को बेस्ट साइलेंट एंड पावरफुल परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया। अब जब हमारे यहाँ बिना मेहनत के या बिना अच्छी एक्टिंग के ही अवार्ड मिल सकते हैं तो अच्छी फिल्में बनाने की जरूरत क्या है। और ये भी एक कारण है बॉलीवुड के नीचे जाने का। People aren't going to the theaters as much. I think nobody on this planet can judge what people like. अगला बड़ा कारण है ओवर रोमांस, मतलब हर फिल्म में रोमांस। जहां जरूरत है वहां तो है ही, जहां जरूरत नहीं है वहां तो और ज्यादा दिखाया जाता है। आप बॉलीवुड के किसी भी जॉनर को उठाकर देख लो, वो चाहे कॉमेडी हो, एक्शन, ड्रामा, क्राइम, थ्रिलर, सस्पेंस, कुछ भी हो, उसमें लव स्टोरी तो मिल ही जाएगी। अब पता नहीं बॉलीवुड इससे आगे बढ़ नहीं पा रहा है या इनकी कोई मजबूरी है जिस कारण इनको हर फिल्म में रोमांस या लव स्टोरी डालनी ही पड़ती है, लेकिन डालते जरूर हैं। ब्रह्मास्त्र शायद बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म होगी जो बॉलीवुड में परोसे जाने वाले नॉर्मल कंटेंट से थोड़ी अलग थी, लेकिन इन लोगों ने उसमें भी पता नहीं कहां से और कैसे, लेकिन रोमांस डाल ही दिया। आप कितनी ही फिल्में देख लो, चाहे वो अलग अलग जॉनर की ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी ये कॉन्सेप्ट तो होगा ही होगा। बाजीराव मस्तानी एक पीरियड फिल्म है, लेकिन उसमें भी रोमांस है। वॉर और पठान एक्शन थ्रिलर मूवी है, लेकिन उसमें भी इन्होंने रोमांस घुसा रखा है। रोबोट जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड मूवी है, उसमें भी इन्होंने इन दी एंड रोमांस डाल ही दिया। सिंघम एक कॉप मूवी है, लेकिन उसमें भी रोमांस है। सुल्तान जो रेसलिंग पर बेस्ड मूवी है, उसमें भी भाईजान मेडल जीतने के लिए कुश्ती नहीं कर रहे, बल्कि अनुष्का से शादी करने के लिए कुश्ती कर रहे हैं। अब बार बार एक ही कॉन्सेप्ट पर मूवी बनाकर ये लोग सोचते हैं कि इनको ऑस्कर अवार्ड मिलेगा। हकीकत तो ये है कि इनको मतलब ही नहीं है कि हमारी फिल्म देश के बाहर चलेगी भी या नहीं, उसको कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिलेगा या नहीं। इनको मतलब है कि जल्दी से जल्दी एक फिल्म बनाई जाए, चाहे वो रिपीटेड कंटेंट के साथ ही क्यों ना हो, बस उसको रिलीज करना है और जनता को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाना है। पूरे बॉलीवुड के या भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में केवल 20 भारतीय लोग ही ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुए हैं, जिनमें से 10 ने अवार्ड जीता है। और हजारों फिल्मों में से आज तक केवल 3 फिल्में ही बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए नॉमिनेट हुई हैं, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान। और इनमें से भी जीता कोई नहीं है। और आपको पता है अब तक बॉलीवुड वालों ने ऑस्कर के लिए कितनी फिल्में भेजी हैं? 95। और नॉमिनेट कितनी हुई हैं? 3। बाकी सब फिल्में पहले या दूसरे राउंड में ही बाहर हो जाती हैं, क्योंकि या तो वो कहीं से कॉपी करी होती हैं या वही घिसा पिटा हुआ रिपीटेड कंटेंट भरा हुआ होता है।
2019 में गली बॉय फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था और वो फिल्म वहां जाकर पहले ही राउंड में बाहर हो गई, क्योंकि वो फिल्म हॉलीवुड की 8 माइल मूवी की कॉपी थी। और आपको पता है उस फिल्म को भारत के अंदर अलग अलग कैटेगरी में 13 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं और कुल मिलाकर 35 से ज्यादा अवार्ड मिले हैं। जिस साल गली बॉय मूवी के तू नंगा ही तो आया था क्या घंटा लेकर जाएगा गाने को बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला था, जबकि उसी साल केसरी फिल्म के तेरी मिट्टी गाने को एक भी अवार्ड नहीं मिला था। वही गाना जिसे पूरे भारत में आज तक देशभक्ति की जगह सुना जाता है और जिसको बी पराग ने गाया था और मनोज मुंतशिर ने लिखा था। अब देखिए, बाकी कंट्रोवर्सी एक तरफ है, लेकिन ये गाना तू नंगा ही तो आया था क्या घंटा लेकर जाएगा इससे तो बेहतर ही था। People aren't going to the theaters as much. I think nobody on this planet can judge what people like. बॉलीवुड के डिक्लाइन का एक और जो बड़ा कारण है वो है किसी को भी जबरदस्ती स्टार बनाने का। यहाँ किसी की एक्टिंग देखकर उसको स्टार नहीं बनाया जाता, यहाँ ये देखा जाता है कि इस इंसान के ऊपर हाथ किसका है। उदाहरण के लिए देखें तो कटरीना कैफ ने बॉलीवुड में मैंने प्यार क्यों किया फिल्म से डेब्यू किया था और सबसे मजे की बात यह है कि उस फिल्म में कटरीना कैफ की आवाज तक नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपने होठ हिलाए हैं और सारी वॉइस किसी और आर्टिस्ट ने डब की है। सोनियो एक बात मैं बताना ही भूल गया। क्या? कि सोमवार को 10 बजे मेरा कोर्ट में नैना के साथ डिवोर्स है। अच्छा, तो सोमवार को 10 बजे तुम्हारे साथ तुम्हारा डिवोर्स देखूंगी और फिर। और ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह है क्योंकि उनका डेब्यू भाईजान के अपोजिट हुआ था। यहाँ तक कि इस फिल्म के बाद भी हमको दीवाना कर गए, वेलकम, नमस्ते लंदन और पार्टनर मूवीज में भी कटरीना कैफ की अपनी आवाज नहीं है, वो सब डब की हुई मूवीज हैं। अब जिस एक्ट्रेस को हमारे देश की भाषा तक बोलनी ना आती हो उसको हमने इतना बड़ा स्टार बना दिया। और ऐसा नहीं है कि इनको लैंग्वेज नहीं आती लेकिन एक्टिंग अच्छी है। भारत में हर चौथी गली की 5वीं लड़की इनसे बेहतर एक्टिंग कर सकती है, लेकिन लिया इनको ही गया क्योंकि इनके ऊपर भाईजान का हाथ था। और ये अकेली नहीं है, इनके अलावा जैकलीन फर्नांडिस, एमी जैक्सन, नोरा फतेही, सनी लियोनी, ये सभी वो लोग हैं जिनका आज तक नहीं पता चला कि ये किस बेस पर बॉलीवुड में इतनी बड़ी हीरोइन बन गई। अब देखो, बॉलीवुड तो बदलने से रहा, लेकिन एक काम जो पिछले कुछ दिन में अच्छा हुआ है वो है कि लोग इन चीज़ों के प्रति थोड़े जागरूक जरूर हुए हैं, उनको सही और गलत में फ़र्क नज़र आने लगा है। यही कारण है कि पर्दे पर कभी धर्म का, कभी देशभक्ति का, कभी समाज में अच्छे काम करने का बहाना बनाकर जो लोग पहले अपनी फिल्मों को हिट करा लेते थे, अब उनकी सारी फिल्में एक एक करके फ्लॉप जा रही हैं और उनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाना इतना भी आसान नहीं है। आप भी ये वीडियो शेयर करके अपना योगदान दे सकते हैं ताकि लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में और सच्चाई पता लग सके।